जय हिंद बच्चों। मैं आपका अपना एजुकेटर प्रमोद कुमार, आप मुझे प्यार से पी सर बुला सकते हैं। अररिया बिहार से हूँ। बहुत दिनों से बच्चे के बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर आप ऑनलाइन आइए। तो आज मैं आप सबों के बीच बायोलॉजी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, आप सभी के सौजन्य से। तो आज हम नीट तथा बोर्ड एग्जाम के लिए जो एनसीईआरटी किताब है, उस एनसीईआरटी के ही बेस पर हम आप लोगों को सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसके बाद एनसीईआरटी के जो पहले चैप्टर हैं लिविंग वर्ल्ड्स, सजीव जगत, इनके कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए बायोलॉजी, ये बायोलॉजी टर्म्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं और ये बायोलॉजी बायो और लोगस से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों जो हैं बोथ आर ग्रीक वर्ड्स, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। बायो का मीन्स, बायो मीन्स होता है लिविंग बीइंग्स और लोकस मीन्स होता है टू स्टडी। अर्थात कहने का मतलब है जीव का अध्ययन। तो जीव का अध्ययन ही बायोलॉजी है। जितने भी जीव हैं संसार में, उन सभी जीवों का अध्ययन करना है, उन सभी जीवों के आकारकी को पढ़ना है, उन सभी जीवों के कार्यकी को देखना है, उन सभी जीवों के शारीरिक संगठन को देखना है, उन सभी जीवों में होने वाले जनन को देखना है, उन सभी जीवों में होने वाली वृद्धि को देखना है, उन सभी जीवों में जो वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स हैं, और रिस्पॉन्स के आधार पर जो कार्य है, उन सभी चीजों को हमें बायोलॉजी में देखनी होती है। तो बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी कहते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये तथ्य हैं जीवों के फिजियोलॉजी, जीवों के एनाटॉमी, जीवों के क्लासिफिकेशन एंड सिस्टेमेटिक्स, एक्सेट्रा, और भी इन सभी चीजों को हमको देखना है। अब रही बात जीव विज्ञान जो है
जीव विज्ञान कहाँ से आया, कौन सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बात किया, जीव विज्ञान के कितने ब्रांच हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं अरस्तु को। जो यूनान के जो है बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। अब रही बात, अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी के ब्रांच को देखते हैं। बायोलॉजी के क्या ब्रांच, तो बायोलॉजी के क्या ब्रांच हैं, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में बायोलॉजी के दो पार्ट्स, दो ब्रांच में इसे बांटा गया है। एक है जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जूलॉजी, जूलॉजी अर्थात कहने का मतलब है एनिमल्स का स्टडी। एनिमल्स का स्टडी जिस किसी भी बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। और बोटनी जो है यह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब हमारे इस पर्यावरण में जितने भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वे छोटे बड़े पेड़ पौधे, उन सभी का अध्ययन करना जो है वह बोटनी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है प्लांट्स का स्टडी। अब फिर इसमें बात करते हैं कि बायोलॉजी के जैसे जनक हैं अरस्तु, ठीक उसी प्रकार से जूलॉजी के भी जनक होंगे और बोटनी के भी जनक होंगे। जूलॉजी के कौन जनक हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो हैं फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। और फादर ऑफ बोटनी जो है थियोप्रेस्टस को बोला जाता है। ये थियोप्रेस्टस फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी जो है वो थियोप्रेस्टस है, फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु है। तो ये रहे हमारे बायोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्शन। अब इनमें कुछ और बात जान लेते हैं। यह जो बायोलॉजी टर्म्स है, बायोलॉजी टर्म्स क्वाइंड बाय, किनके द्वारा दिया गया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस है। इनको देने वाले, बायोलॉजी टर्म्स को देने वाले लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा बायोलॉजी टर्म दिया गया था। अब रही बात बच्चों, हमें लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। बायोलॉजी क्या है बता दिए कि बायोलॉजी जो है वह जीवों का अध्ययन है। अर्थात जीव संबंधित जो भी तथ्य हैं उनका अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। जीव संबंधी कौन से तथ्य का अध्ययन करना है, तो फिजियोलॉजी का करना है। आगे हम फिजियोलॉजी पर भी बात करेंगे, एनाटॉमी क्या है उस पर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स क्या है, ये जो हम पहले चैप्टर में बात करेंगे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी हम देख लिए, बोटनी जूलॉजी। और फादर ऑफ जो है, जो बायोलॉजी है फादर जो है बायोलॉजी के जो फादर हैं वही जूलॉजी के भी फादर हैं। अरस्तु ये भी है, यहाँ भी अरस्तु है, यहाँ भी अरस्तु। फादर ऑफ बोटनी जो थियोप्रेस्टस हैं, और बायोलॉजी टर्म्स जो हैं
वे जो दिए गए हैं वे लेमार्क और टेबरेनस के द्वारा। दोस्तों, हम अभी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देखें। अब जो है एनसीईआरटी के जो पहले चैप्टर हैं वे चैप्टर हैं लिविंग वर्ड्स। लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। अर्थात कहने का मतलब है कि जीवों का संसार, जीवों का संसार, सजीव जगत का मतलब हुआ, अर्थ है जीवों का संसार। जीवों का संसार को पढ़ने से पहले हम इनके जो पहले टॉपिक हैं, जीव क्या है, जीव को जाने। जीव को जानने के लिए हमें जीव के सुस्पष्ट जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखना होगा। जीव के सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या हैं? तो हमारे मस्तिष्क में जीवों के सुस्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं वे आते हैं वृद्धि एवं जनन। दूसरे आते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय, मेटाबॉलिज्म आते हैं। तीसरे आते हैं वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, तथा अनुक्रियाएं। ये सभी जो हैं जीव के सुस्पष्ट कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो इन पे जो है हम बारी बारी से इन सभी पर बात करें कि वृद्धि एवं जनन। जीव वे हो सकते हैं, या ऐसा कहते हैं कि जीव, जो भी जीव हैं वे जीव वृद्धि करते हैं तथा जनन करते हैं। क्या सभी जीव वृद्धि तथा जनन करते हैं? तो हम लोग तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जीव का जो है, सभी जीव वृद्धि और जनन करते हैं, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो चाहे वह बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में देखते हैं, एक कोशिकीय जीव में वृद्धि, एक कोशिकीय जीव में वृद्धि क्या होता है? एक कोशिकीय जीव में वृद्धि जो है उनमें कोशिका अर्थात जीव के भार में वृद्धि है। कोशिका अर्थात जीव के भार में वृद्धि है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि क्या है? तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि जो है ये जीव के भार तथा उनकी संख्या में वृद्धि है। अर्थात हम कह सकते हैं
तथा यह कहा जा सकता है कि बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं जनन सिनोनिमस वर्ड है। सिनोनिमस पर्याय शब्द है। अब हम वृद्धि एवं जनन पर बात कर रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में वृद्धि और जनन होते हैं। क्या वृद्धि और जनन किसी भी जीव के लिए यूनिक कैरेक्टर है? तो हम ऐसा कहते हैं कि यह यूनिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव में हमने देखा कि वृद्धि है, जनन है, वृद्धि होता है। तो पहाड़ में भी वृद्धि होता है, पहाड़ भी बढ़ते हैं। तो फिर पहाड़ में जो वृद्धि होती है तो पहाड़ क्यों नहीं जीव है? तो हम पहाड़ के बारे में कहते हैं पहाड़ तो निर्जीव है। आखिर ये जो वृद्धि है तो हम यह कह सकते हैं कि पहाड़ में यदि वृद्धि है तो जीव का यह यूनिक कैरेक्टर नहीं होगा, अभिलाक्षणिक गुण नहीं होगा। तो अब रही बात जीव और निर्जीव में वृद्धि। जीव एवं निर्जीव में वृद्धि की बात की जाए, जीव एवं निर्जीव में वृद्धि, तो जीव और निर्जीव में वृद्धि क्या होती है? निर्जीव में जो वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि पदार्थों के जमा होने के कारण होती है, पदार्थों के जमा होने के कारण। पदार्थों के जमा के कारण निर्जीव में वृद्धि होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे एक्रेशन कहते हैं, जिसे एक्रेशन कहा जाता है। और सजीव में जो वृद्धि होती है, सजीव में वृद्धि आंतरिक वृद्धि है, जिसे इन टू ससेप्शन कहा जाता है। निर्जीव में भी वृद्धि होती है, सजीव में भी वृद्धि होती है। निर्जीव में वृद्धि जमा होने के पदार्थों के जमा के कारण होती है, जिसको एसर्शन कहा जाता है, एक्रेशन। और सजीव में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है, जिसको इनटू ससेप्शन कहा जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जीव और निर्जीव दोनों में वृद्धि होती है, अतः वृद्धि जो है वह सजीव का यूनिक कैरेक्टर नहीं है। अब आते हैं हम जनन पर। जनन क्या है? तो जनन के बारे में बात की जाए तो जनन क्या है? जनन रिप्रोडक्शन। हम लोग इसके बारे में जानते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में 10 क्लास में भी पढ़े हैं। जनन क्या है? किसी जीव के द्वारा अपने गुणों जैसा या थोड़ा सा भिन्न गुण वाले दूसरे जीवों की उत्पत्ति करने की जो क्रिया है वह जनन कहलाती है। जनन जो है उसके द्वारा हम अपनी जाति को बनाए रखते हैं। जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी जाति को बनाए रखता है। जनन भी जीव ही करता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो जनन में
हम देखते हैं कि जो है जितने भी जीव हैं वे सभी जनन करते हैं। अब हम इस पर भी कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या सभी जीव जनन करते हैं? तो इनमें बात आती है कुछ जीव हैं जो कि जीव तो हैं लेकिन जनन नहीं करते हैं। वे जीव कौन से हैं? तो वे जीव है खच्चर, मूल, हिन्नी, निपुंसक पुरुष, मधुमक्खियों में जो वर्कर होती है वह, ये सभी जो हैं ऐसे जीव हैं, हिन्नी, मूल्स, वर्कर्स और मनुष्य में निपुंसक, ये सभी जीव तो हैं लेकिन ये जनन करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जनन भी यूनिक कैरेक्टर जीवों के परिभाषा को सही साबित करने के लिए नहीं है। तो पहला चीज हमारा खत्म हो गया। अब हम दूसरे बातों पर जाते हैं, उपापचय पर चलते हैं। तो उपापचय पर चलते हैं तो उपापचय में क्या बात है? उपापचय किसको बोलते हैं? तो उपापचय जो है वह क्या होता है? तो उपापचय के बारे में कहते हैं जीव शरीर के अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसे उपापचय कहते हैं। उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रिया जीव शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में मेटाबॉलिज्म होते हैं। जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो क्या मेटाबॉलिज्म जीव के यूनिक लक्षण हैं जो जीवों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करे, उसमें कोई सी तरह का एक्सेप्शन ना हो? तो इसमें बात होती है, तो इसमें भी कुछ जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या है वह प्रश्न चिन्ह? उपापचय जीव शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग अपने प्रयोगशाला में, इन विट्रो कंडीशन में, प्रयोगशाला में किसी भी टेस्ट ट्यूब में किसी कोशिका को रखते हैं। तो कोशिका को जब रखते हैं तो टेस्ट ट्यूब में कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन वह कोशिका जीव शरीर के अंदर नहीं है। वह कोशिका कहाँ है? तो वह कोशिका टेस्ट ट्यूब में है, वह जीव के अंदर नहीं है। अर्थात कोशिका में रासायनिक क्रियाएं होती है लेकिन वह जीव में नहीं है। वह टेस्ट ट्यूब जो है वह अजैव है, वह जैव नहीं है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी सुस्पष्ट रूप से जीव को परिभाषित करने के लिए यूनिक कैरेक्टर नहीं है। अब आते हैं वातावरण के प्रति संवेदनशीलता पर। हम यह कहते हैं यहां इन विट्रो कंडीशन टेस्ट ट्यूब में रखी कोशिका के अंदर अंतः क्रियाएं होती है। यहां टेस्ट ट्यूब जीव नहीं बल्कि अजैव, निर्जीव है। इस कारण हम
उपापचय को यूनिक कैरेक्टर नहीं बता सकते हैं जीवों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए। अब तीसरा टॉपिक पर चलते हैं। तीसरी बात, तीसरे जो है कैरेक्टर, वातावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा अनुक्रिया। जितने भी जीव हैं, हम सभी जीवों को देखते हैं तो सभी जीवों में जो है कॉन्शसनेस होता है। सभी जीव जो हैं कॉन्शस होते हैं। वातावरण के प्रति जो है, वातावरण में जो स्टिमुलाई हैं उस स्टिमुलाई के प्रति जो है संवेदनशील हैं और उन्हीं के प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कार्य को करते हैं। निर्जीव में ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी निर्जीव जिसमें कॉन्शसनेस हो। सभी सजीव में ही कॉन्शसनेस होते हैं। यहां भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि एक जीव जिसका ब्रेन डेड हो चुका है, हॉस्पिटलाइज है, वह ना बोलता है, ना खाता है, ना सुनता है, ना ही वह वातावरण के किसी भी पदार्थ के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, वह वेंटिलेटर पर बैठा है, वह व्यक्ति कॉन्शस नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है, वह वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं नहीं करती है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि वह पेशेंट निर्जीव है? ऐसा नहीं कहते। वह पेशेंट निर्जीव है ऐसा नहीं कहते हैं। वह जीव है लेकिन उसमें कॉन्शसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है। तो यह भी हम कह सकते हैं कि जीव में भी कॉन्शसनेस नहीं होता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह जो वातावरण के प्रति संवेदनशील तथा अनुक्रियाएं हैं, ये भी यूनिक कैरेक्टर नहीं है जीवों को परिभाषित करने के लिए। तब हम क्या कहेंगे? तो जीव को कैसे परिभाषित करें? तो जीव को परिभाषित करने के लिए हम यह कह सकते हैं जीव क्या है। तो जीव के बारे में कहा जाता है जीव का सही परिभाषा जीव क्या है? वे सभी जिनमें सेल्फ रेप्लिकेशन विकासशील सेल्फ रेगुलेशन तथा बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता होती है, जीव कहलाता है। सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होगी। सेल्फ रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है खुद ब खुद अपना ही गुणन करना। विकासशील इवॉल्व, सेल्फ रेगुलेशन खुद को कंट्रोल करना और बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करने की क्षमता होती है, जीव कहलाता है। जीव का यही डिफिनेशन है जिसमें कि ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये सभी जो गुण हैं, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जीवों में होती है। तो आज का क्लास हम यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर अगले दिन मिलते हैं इसी के दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।